एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग अब देखते हैं कि सभी डार्क एल्फ की जो लाइफ है वो अब थोड़ी बहुत ठीक होने लगी है, जहां पर सभी लोग खेती कर रहे हैं और अच्छे से काम धाम कर रहे हैं। इन सभी चीजों को दो बहनें देख लेती है और अब वो कहती है कि आखिरकार हम लोग जिंदा क्यों हैं। अगले सीन में ईरा अब ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि उसका पैलेस अब तैयार हो गया है। तो अब कहने लगती है कि अभी भी हमारे सामने काफी प्रॉब्लम है, पर अभी तो बस हमारी यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो ईरा कहता है कि हाँ, जब हमारे पास तो और भी मटेरियल होगा तो हम लोग इस पैलेस को और भी बड़ा करेंगे। तब तो को कुछ रियलाइज होता है और अब वो ईरा से कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि आपका ख्याल रख सके। माफ करना, ये मुझे पहले सोचना चाहिए था। क्या आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि आपको वो पर्सन कैसा चाहिए? तो ईरा कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा कोई चाहिए जिससे बात करना काफी आसान हो। मैं काफी अकेला फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाया। तो कहती है कि ये आप मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे थोड़ा सा समय दो। अगले सीन में दादाजी, जिया और एमले वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें बुलाया। तो कहती है कि हाँ, जाकर सभी छोटी लड़कियों को इकट्ठा करके यहाँ लाओ, हमारे राजा को वो चाहिए। ये सुनने के बाद सभी लोग तो कुछ गलत ही समझ जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि तो बस ये चाहती थी कि ईरा छोटी लड़की से बात कर ले, जिससे कि ईरा की कन्वर्सेशन स्किल अच्छी हो जाए। दादाजी भी अब हैरान होकर अब आतो से कहते हैं कि एक सेकंड रुको, कारण क्या है जिसकी वजह से सभी लड़कियों को इकट्ठा करना है? तो अब आतो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे राजा छोटी लड़कियों को पसंद करते हैं। ये सुनकर अब उन लोग को और भी ज्यादा गलत फहमी हो जाती है। ईरा भी अब गुस्से में आ जाता है और अब वो आतो से कहता है कि इन लोग को अच्छे से समझाओ कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो आतो भी अच्छे से समझा देती है और अब उन्हें समझ आ जाता है कि ईरा को छोटी लड़कियों की जरूरत इसलिए है जिससे कि वो जो छोटी लड़कियां हैं वो उसका ख्याल रख सके। आतो कहती है कि हम बड़े लोगों को इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास काम करने वाले बड़े लोगों की कमी है, इसलिए छोटी लड़कियां सही रहेंगी क्योंकि छोटा मोटा ही काम करना है ईरा के लिए। तो जिया कहता है कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों, क्या लड़के सही से काम नहीं करेंगे? तो ईरा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लड़के भी अच्छा काम करते हैं। दरअसल मैं उन्हें काफी स्टडी करवाना चाहता हूँ जिससे कि फ्यूचर काफी सही रहे उनका। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि लड़कियों को और क्या अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि आपकी ये सोच तो काफी अच्छी है, हम अभी आपके सामने लड़कियां लेकर आते हैं। ये सुनकर ईरा भी खुश रहता है और कहता है कि अब मैं फाइनली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊंगा। पर हम लोग अब देखते हैं कि जैसे ही सभी छोटी लड़कियां ईरा को देखती है वो तो डर के मारे रोने लगती है। ये देखकर ईरा और भी उदास हो जाता है क्योंकि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अब इम्प्रूव भी नहीं कर पाएगा। जो देखकर तो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि हमारे राजा को देखकर डरे नहीं? तो दादाजी कहते हैं कि माफ करना, बस यही बच्चे थे। जिस पर आतो कहती है कि ये सभी तो काफी कमजोर थे। तभी जी दादाजी को आइडिया देता है और कहते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर उन ट्विन बच्चियों को लेकर आए। जिस पर दादाजी कहते हैं कि नहीं, उन दोनों को यहाँ पर लाना काफी रूड रहेगा। उन दोनों की बातों को आतो भी सुन लेती है और कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तो दादाजी कहते हैं कि दरअसल ट्विन बच्चियां हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है। उन्हें राजा के सामने डर तो नहीं लगेगा, पर काफी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट रहेगा अगर वो राजा के पास रही तो कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, पहले हमें उनसे मिलने तो दो, तब हम लोग अपने आप ही खुद डिसाइड कर लेंगे, तुम बस उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। हम लोग अब देखते हैं कि ये तो वही लड़की हैं जिनको हमने एपिसोड की शुरू में देखा था। एक लड़की जिसके शरीर पे काफी निशान है, उसका नाम कारिया है, और दूसरी लड़की उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम मारिया है। वही कारिया की बॉडी पर निशान देखकर तो अब पूछती है कि आखिर ये निशान कहाँ से आए? तो कारिया कहती है एक बीमारी की वजह से, मैं यही डिजर्व करती हूँ। ये सुनकर उन लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या कह रही है। तो दादाजी कहते हैं कि मैं समझाता हूँ कि इनके कहने का मतलब क्या है। वो बताते हैं कि ये निशान इसे एक प्लेग की वजह से हुए हैं, यानी कि इन्फेक्शन वाली बीमारी से। इसकी बीमारी तो ठीक हो गई है पर निशान रह गए हैं। जिस पर अब आतो कहती है कि तो फिर इस मारिया को क्या हुआ है? तो कारिया बताती है कि मेरी बहन ने काफी क्रूअल चीज को सहन किया है। तो आतो पूछती है कि मतलब? जिस पर मारिया कहती है कि मैंने मोम को खा लिया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दादाजी अब बताने लगते हैं कि इसके कहने का ये मतलब है कि इनके पास काफी ज्यादा एक हार्ड डिसीजन थी, इनकी मोम ने हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया अपने आप को। ये सुनकर ईरा शॉक हो जाता है। उससे अब समझ आ जाता है कि इनका जो क्लैन है, इन लोगों ने काफी ज्यादा ट्रेवल किया है और क्योंकि इन लोगों के पास खाना नहीं होगा तो इन्हें एक दूसरे को खाना पड़ गया होगा। जिसके बाद अब मारिया अब ईरा के पास आ जाती है। उसे देखकर अब ईरा कहता है कि क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी? जिस पर वो कहती है कि ठीक है। जो सुनकर ईरा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, आज से तुम माइनोग्रा की एक लीडरशिप की कैंडिडेट हो। ये देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ईरा अब एक लड़की के साथ बात कर रहा है, वो भी अच्छे से। ईरा अब उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? वो कारिया से भी पूछता है कि तुम क्या करोगी? जिस पर वो कहती है कि मैं मारिया की छोटी बहन हूँ, जहाँ मेरी बड़ी बहन रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन आपका ख्याल रखना चाहती है तो मैं भी बेस्ट करूंगी आपका ख्याल रखने के लिए। तो ईरा कहते हैं ठीक है, आज से तुम लोग यहीं रहोगे। जिस पर वो भी कहते हैं ठीक है।
इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब दादाजी ईरा के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल जब से कार्या और मारिया ने अपनी मदर को खोया है तब से वो एक बार भी नहीं रोई हैं। ये सुनकर ईरा काफी शौक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तो ये है, जिस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ, उन लोगों का दिल और इमोशन एक तरीके से बंद है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज आप उनका ख्याल रखना और उन पर रहम रखना। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों बहनें अब ईरा को सर्व करने लगती हैं। मारिया जब ईरा के लिए ड्रिंक लेकर आ रही थी तो वो उसे उसी के ऊपर गिरा देती है और कहती है कि माफ करना, गलती हो गई। इस बात पर ईरा गुस्सा नहीं होता है, वो कहता है कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर आतो भी आ जाती है, वो भी ये सब कुछ देख कर कहती है कि ये दोनों अच्छे से फिर से काम नहीं कर रही हैं। तो ईरा कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे तुम क्यों आई हो? जिस पर कहती है कि अभी हमें मीटिंग में चलना है, ये दोनों भी आपके साथ चलेंगे। तो वो लोग अब मीटिंग करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग अपनी डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर से कहती है कि रिपोर्ट दो। तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर एमले होती है। वो अब कहती है कि क्योंकि अब ये पैलेस पूरा हो चुका है तो इसलिए अब हमारे पास लेबर बची है जो कि और काम कर सकती है, और साथ में हमारी लकड़ियों की सप्लाई भी बची हुई है और हमारे पास और भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं, तो हम लोग एक नई फैसिलिटी भी बनाना शुरू कर सकते हैं। जोसुंग तो अब ईरा से कहती है कि हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में जिस बिल्डिंग को बनाने की बात करी थी, क्या वो बिल्डिंग हम लोग बना दे? तो ईरा कहता है हाँ। ये सुनकर अब तो एमले से कहती है कि तो चलो फिर अब अगला क्लिनिक बनाना शुरू कर दो। वहीं ईरा भी अब थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि क्लिनिक बनने से सभी सिटीजन्स खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो अब एमले भी मान जाती है और अब वो कहती है ठीक है, वो क्लिनिक को बनाना शुरू कर देगी। ऐसे बोलकर एमले बैठ जाती है, पर तभी तो कहती है कि रिसोर्स को कौन मैनेज कर रहा है, वहाँ का इंचार्ज कौन है? तो एमले खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसकी इंचार्ज मैं हूँ। ये सुनकर तो डिसअपॉइंट सी हो जाती है और कहने लगती है कि हमारे पास स्टाफ की काफी कमी है। तो अब एमले रिसोर्स के बारे में बताती है। वो बताती है कि हमारा खाना और मटेरियल का कलेक्शन काफी अच्छे से चल रहा है और क्योंकि किंग हमारी मदद कर रहे हैं इसलिए हमारे पास डेली की जरूरत का सामान भी है जिन्हें हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह, पर इन्हें बनाने में किंग को माना लगता है, इसलिए बैलेंस इनपुट थोड़ा बहुत हिल चुका है, पर फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें इनका यूज करना ही पड़ेगा। तो अब तो कहती है कि सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग्स और रिसर्च में प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं जिससे कि माना का प्रोडक्शन बढ़ जाए। वैसे एमले तुमने काफी अच्छा काम किया। अगर माना की अब बात आ ही गई है तो चलो अब हमारे रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो अब दादाजी खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि हम लोगों ने मिलिट्री मैजिक के ऊपर अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है। इस समय पर सिर्फ मैं ही हूँ जो कि मिलिट्री मैजिक को यूज कर सकता है और थोड़ी ट्रेनिंग करने के बाद मेरे साथ ही भी उसे सीख जाएंगे। और साथ में पैलेस के ऊपर भी एक काफी पावरफुल मैजिक लगा दिया गया है जो कि फ्यूचर में काम आएगा, पर हमारे राजा की पॉलिसीज थोड़ी अलग है तो हमें नहीं पता कि हम इन्हें कैसे यूज करेंगे। तो भी कहती है कि हाँ, जो ये रूइन मिलिट्री मैजिक है ये यूजफुल तो है पर डोमेस्टिक अफेयर में इसका कोई भी यूज नहीं है। जिसके बाद अब तो कहती है कि जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया था 6 मेजर एलिमेंट के बारे में रिसर्च करने के लिए, तो दादाजी आप वो शुरू कर सकते हो। तो अब दादाजी कहते हैं ठीक है। उसके बाद अब तो कहती है कि चलो अब हमारी आर्मी यानी कि मिलिट्री की बात करते हैं। तो जिया खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं हेड वॉरियर जिया हूँ और मैं रिपोर्ट दूंगा। वह बताता है कि हमारी फोर्स के अंदर 5 नए लॉन्ग लेग वाले बग आ चुके हैं, यानी कि वही कीड़े वाले मोस्टर जो कि अलग अलग लैंड में जाकर नजर रखते हैं। जिया बताता है कि यहाँ पर तो फॉरेस्ट है पर इसके आगे बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी है, और क्योंकि हमारे जो बग्स है वो पेड़ों में छुप कर जाते हैं तो आगे वो लोग और जा नहीं सकते हैं। तो कहती है ठीक है, जरा तुम उन्हें पेट्रोलिंग का काम भी देते रहना। तो जिया कहता है कि फिर नेशन को कौन संभालेगा? जिस पर आतो कहती है कि अभी के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ नेशन को डिफेंड करने के लिए, तुमने खुद मेरी ताकत देख ही ली थी और अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग एक नए हीरो को बनाएंगे। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ, मैं ईसला यानी कि बग्स की क्वीन को समन करूंगा। जिसके बाद अब आतो सभी से कहती है कि हम लोग को ईसला को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, उन सब की तैयारी है या नहीं? तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने लंबर और राशन वगैरह ऑलरेडी इकट्ठे कर लिए हैं, जहाँ पर रिचुअल होने वाला है हमने उन्हें वहाँ सामान को भेज भी दिया है। जो सुनकर ईरा सोचता है कि इसका मतलब तो सिर्फ माना की ही जरूरत बची है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब और भी ज्यादा मीटिंग करते हैं और अलग अलग प्लान तैयार करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफी थक जाते हैं। अगले सीन में ईरा वहाँ से जा रहा था, पर तभी मारिया अब पेपर्स को लेकर उससे टकरा जाती है। वो लोग अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और जाकर उन पेपर्स को उठाने लगते हैं, पर अब वो एक के साथ उठाकर गलती से उस पेपर को फाड़ देते हैं और अब वो ईरा की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ईरा उन्हें पनिशमेंट देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ईरा कहता है कोई बात नहीं, और अब वो जाकर बैठ जाता है। तभी मारिया काफी कंफ्यूज होकर ईरा के पास आती है और उसे कहती है कि क्या आप बुरे पर्सन हो?
तो ईरा कहता है कि मेरा बस स्टेटस सिंबल है, जिस पर मारिया कहती है कि ऐसी बात है तो फिर आप हमें मार क्यों नहीं रहे हो। तभी कारिया भी वहाँ पर आकर ईरा से कहती है कि क्या हम लोग बच्चे हैं इसलिए आप हमें नहीं मार रहे हो, जबकि हम लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं, आप बुरे पर्सन हो तो आप हमें मार क्यों नहीं रहे हो। तो ईरा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अच्छा पर्सन वो होता है जो कि वो करता है जो कि सही है। अच्छा पर्सन किसी को हर्ट नहीं कर सकता है और ना ही वो दूसरों से किसी चीज को चुरा सकता है, वो किसी को मार ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ एक बुरा पर्सन, तुम्हें क्या लगता है कि बुरे पर्सन को क्या करना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि बुरा पर्सन तो बुरे काम करते हैं। तो ईरा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बुरे लोगों के पास इस चीज का हक होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो वो अच्छी चीजें भी कर सकते हैं और बुरी भी। बुरे लोग काफी सेल्फिश होते हैं, उनके पास फ्रीडम भी होती है, उन्हें जैसा सही लगता है वो वैसा ही करते हैं और वो दूसरे लोगों को इग्नोर करते हैं भले वो उसके बारे में कुछ भी कहें। बुरा पर्सन ये होता है और मैं तुम लोग के प्रति काफी काइंड हूँ, ये एकदम परफेक्ट है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो गलत बात है, क्या आप हमें किसी दिन पनिशमेंट नहीं दोगे। तो ईरा कहता है नहीं, क्योंकि तुम लोग अच्छे पर्सन हो, तुम लोग जानबूझकर गलतियां कर रहे हो जिससे कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊं, है ना। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ, वो अब ये भी कहने लगते हैं कि हम लोग को मर जाना चाहिए था, जिस पर ईरा कहता है कि लेकिन तुम लोग को मरने से डर लगता है ना। तो वो लोग कहते हैं हाँ। वहीं ईरा समझ जाता है कि ये लोग अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी मदर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया जिससे कि ये लोग सर्वाइव करें, इसलिए ये लोग मर के शांति पाना चाहते हैं। इसलिए इतनी देर से ये लोग मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि मैं इन लोगों को मार दूं। जिसके बाद अभी ईरा उन लोग के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है कि देखो, तुम लोग के पास यहाँ पर अब रीजंस हैं, तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी मॉम ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया जैसे कि तुम लोग सर्वाइव करो। जिस पर वो भी कहते हैं कि हाँ, हमें पता है, पर ये जानते हुए हमें काफी दुख होता है। तो ईरा कहता है कि लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुमसे क्या कहा था। जिस पर वो कहते हैं कि हमारी मॉम ने कहा था कि हमेशा जिंदा रहना। ये सुनकर ईरा कहता है कि देखा, तुम्हारी मॉम भी चाहती है कि तुम लोग जिंदा बचो, तुम लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी है, इसलिए तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए, तुम लोग को अपनी मॉम पर भी प्राउड होना चाहिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि लेकिन अब हम लोग करेंगे क्या। तो ईरा उनसे कहता है कि तुम लोग को अपनी जिंदगी जैसे जीनी है तुम उसे जियो, जिससे कि तुम्हारी मॉम का सेक्रीफाइस पूरा हो सके और तुम्हारी मॉम भी तुम पर गर्व फील करे। ये याद रखो कि तुम दोनों अब फ्री हो, तुम्हें बिल्कुल भी अब रोना होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। तो वो लोग भी अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अब वो ईरा के गले लगाकर रोने लगते हैं। जिसके बाद अब तो रिपोर्ट देने के लिए आती है, पर अब वो देखती है कि कारिया और मारिया उसी के साइड में सो रहे हैं, जो देखकर आतो थोड़ा सा जेलस हो जाती है। वहीं ईरा कहता है कि अपनी रिपोर्ट दो ना। तो वो लोग अब थोड़ा दूसरे रूम में आ जाते हैं आपस में बात करने के लिए। जिसके बाद अब तो ईरा को एक सिटी के बारे में बताती है जिसका नाम है फोन गाउन। वो एक न्यूट्रल नेशन है, उसके अंदर ह्यूमन एंड बीस्ट मैन रहते हैं। इस सिटी का नाम ड्रैगन टाउन भी है। ये नेशन दरअसल एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को यूज करता है जिन्हें शेमस चलाते हैं। उन शेमस को स्टाफ होल्डर्स भी कहते हैं। ये सुनकर ईरा कहता है कि इस नेशन के अंदर तो काफी सारे रेसेस रहते हैं, तो यहाँ पर तो काफी सारे कल्चर्स भी होंगे, जिसके वजह से यहाँ पर डिप्लोमेसी भी होगी। पर इनकी सिटी काफी कोने में है, आखिरकार इन लोगों ने इतनी दूर अपनी सिटी को क्यों बनाया। ट्रेडिंग करने में तो इन लोगों को काफी दिक्कत होती होगी। तो आतो कहती है कि देखकर लगता है कि इन लोग की सिटी के अंदर ड्रैगन वेन माइन है और ये जो माइन है, इस माइन से माना प्रोड्यूस हो सकता है, तो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि इस माइन पर हम लोग राज करें। और अभी देखकर लगता है कि ड्रैगन टन अभी हाई अलर्ट पर है। हम लोग सिर्फ दूर से ही देख पाए, पर हम लोगों ने ये कंफर्म किया है कि इनके ऊपर ऑगर और गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं और उन लोगों से लड़ने में इन लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ईरा कहता है कि इन लोग का होम टाउन काफी दूर है, क्या ये लोग वहाँ से रीइंफोर्समेंट मंगाएंगे। तो आतो कहती है कि नहीं, अभी तक तो रीइंफोर्समेंट नहीं आई है और क्योंकि ये सिटी काफी दूर भी है तो शायद रीइंफोर्समेंट आएगी भी नहीं। जिस पर ईरा कहता है कि अगर इन लोगों के ऊपर हमला हुआ तो यहाँ के रहने वाले लोगों के पास कहीं रहने की जगह नहीं बचेगी। तो आतो कहती है हाँ, हम उन लोगों को अपने नेशन में रख लेंगे, ऐसा करने से हम लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी। जिस पर ईरा कहता है कि हाँ, अगर हम लोग उनकी मदद करेंगे तो ड्रैगन वेन माइन भी हमारी हो जाएगी। ईरा कहता है कि हमारा अगला कदम होगा इस सिटी के ऊपर अपने डिप्लोमेट्स को भेजना। अगले सीन में हमें अब उसी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग उसी गाय दादी माँ को देखते हैं। वहाँ हम और भी काफी सारे लोग को देखते हैं जो कि सामने देखकर काफी डरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर आतो और जिया और बाकी के एल्फ्स भी खड़े हैं। उन्हें देखकर दादी माँ डर जाती है और कहती है कि तुम लोग इंसान नहीं हो, है ना। जिस पर आतो कहती है कि हाँ, तुमने ऐसे ही समझा। दादी माँ अब ये नोटिस करती है कि उसके साथी जो हैं वो अब डरने लगे हैं। ये देखकर आतो अपने साथियों से कहती है कि पीछे खड़े हो जाओ, तो वो लोग भी पीछे हो जाते हैं। ये देखकर दादी माँ अब नोटिस करती है कि ये जो हमारे सामने बंदे खड़े हैं, हम लोग इन्हें नहीं हरा सकते हैं। वो अब ये भी सोचती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे सोल्जर्स डर के मारे हमला कर सकते हैं। हम अब देखते हैं कि आतो हमला ही करने वाली थी, पर अभी एक छोटा बच्चा सामने आ जाता है और अब वो आतो से कहता है, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम पेपे है, तुम्हारा नाम क्या है। उसे देखकर आतो हैरान हो जाती है और अपने हमले को रोक लेती है। वहीं दादी
दादी माँ अब पेपे को देखकर सोचती है कि ये तो बेवकूफ है। अगले सीन में तो अब उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि वो लोग ईरा से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वो लोग ईरा से मिलने के लिए आ जाते हैं। वहीं दादी माँ ईरा को देखकर काफी डर जाती है। दादी माँ अब पास्ट को याद करने लगती है जहाँ पर हम देखते हैं कि पेपे अपनी पावर का यूज करके एक बड़े से जाइंट को हरा देता है, पर वो सेलिब्रेट भी करने लगता है। पर तभी वो जाइंट फिर से खड़ा हो जाता है और उठकर पेपे के ऊपर हमला करने वाला होता है। इतने में ही दादी माँ वहाँ पर आकर अपनी पावर का यूज करके उस जाइंट को बांध देती है, जिसके बाद बाकी के सभी लोग मिलकर उसे हरा देते हैं। वहीं दादी माँ पेपे को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम एक काफी यंग स्टाफ होल्डर हो, तुम्हें एक लीडर की तरह एक्ट करना चाहिए। अगर वो मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर फिर से हमला करेंगे तो हम काफी जल्द खत्म हो जाएंगे। दादी माँ को अब ये भी लगता है कि जहाँ पर दूसरी जगहों पर हमले हो रहे हैं वो ईरा का किंगडम ही कर रहा है, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईरा के किंगडम में आए हैं। पर अब ईरा की ताकत देखकर दादी माँ यहाँ पर आने से काफी पछता रही है। वो कहती है कि ये मेरी ही गलती है कि मैं पेपे को इतनी खतरनाक जगह ले आई। तभी अचानक से पेपे खुश होकर ईरा से कहता है कि मेरा नाम पेपे है, प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। ये सुनकर दादी माँ फिर से डर जाती है और अब उसे कहती है कि बेवकूफ ऐसा मत करो। ऐसा बोलकर वो पेपे को पकड़ लेती है और ईरा से माफी मांगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ईरा को देखते हैं जो कि गुस्सा नहीं है बल्कि वो तो खुश है। वो पेपे से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, जो सुनकर पेपे भी खुश हो जाता है। वहीं आतो भी खुश हो जाती है और उसे कांग्रेचुलेशन करती है क्योंकि ईरा ने अपना पहला दोस्त जो बना लिया। वहीं सभी लोग अब तालियां बजाने लगते हैं, जो देखकर दादी माँ कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है। अगले सीन में वो लोग अब बैठकर वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। दादी माँ ये देखकर भी काफी इम्प्रेस है कि यहाँ की ड्रिंक काफी कमाल की है और बर्तन भी। वहीं पेपे को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश हो जाता है। वो इधर उधर जाकर लोगों से बात करने लगता है और अब साथ में वो सभी को अपना मैजिक भी दिखाने लगता है। ये देखकर ईरा भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि पेपे के सोशल स्किल्स तो काफी कमाल के हैं, ये तो सभी लोग के साथ काफी जल्दी घुलने मिलने लग गया, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। वैसे पेपे मेरा पहला दोस्त है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे भी इन लोगों को ये दिखाना होगा कि हम लोग फ्रेंडली हैं और हमारा कोई भी इरादा नहीं है इनको नुकसान पहुंचाने का। सोचकर ईरा अब पेपे से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे। तो पेपे भी मान जाता है और अब वो गेम खेलने लगते हैं। वो लोग अब काफी अलग अलग गेम खेलते हैं जिसे खेलकर पेपे भी खुश हो जाता है और ईरा भी, क्योंकि उसने पहली बार ऐसे गेम खेले हैं इसलिए वो काफी फ्रेश फील कर रहे हैं। अगले सीन में वो और भी ज्यादा मजे करते हैं। पेपे कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि मैं यहाँ आया, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इन गेम को हमारी कंट्री को बेचो, सभी को ये काफी पसंद आएंगे। ये सुनकर दादी माँ डर जाती है। वो अब पेपे से कहती है कि तुम राजा से ऐसे नहीं बोल सकते हो, पर अब पेपे ईरा से कहता है ठीक है। ईरा सोचता है कि वैसे भी मैं इनके साथ ट्रेनिंग करना ही चाहता था, तो अच्छा हुआ कि पेपे ने खुद ही बोल दिया। जिसके बाद अब ईरा सोचता है कि चलो दोस्ती की तो काफी सारी बातें हो गई है, अब बारी है नेशनल के डिप्लोमेसी की। इसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अब डिनर कर लेते हैं और अब वो लोग काफी रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद अब वो बात करने लगती है। वो दादी माँ से कहती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर अब हमारे नेशन में आना क्यों चाहती थी। तो वो बताती है कि हाल फिलहाल में हमारे नेशन के ऊपर काफी बारबेरियंस हमला कर रहे हैं। ये सुनकर रातो कहती है कि ये तो काफी अजीब बात है, क्योंकि जो बारबेरियंस होते हैं वो बड़ी बड़ी सिटी को अवॉइड करते हैं। तो दादी माँ कहती है हाँ, पर वो जो बारबेरियंस है वो काफी झुंड में भी आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही आए थे। जो सुनकर ईरा कहता है कि क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास मिलिट्री की कमी है। ये सुनकर दादी माँ डर जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं ईरा को सच्चाई तो नहीं पता चल गई। अगर ऐसा होगा तो हम लोग नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे हमारी कमजोरी के बारे में पता होगा। दादी माँ बहाना मारने लगती है। वो कहती नहीं, हम लोग उन्हें भगा पा रहे हैं दुश्मनों को, हमने हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट 2 स्टाफ होल्डर्स को भेज रखा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। ये सुनकर पेपे अब कहता है कि लेकिन मुझे तो लगा था कि हमने उनको इसलिए भेज रखा है जिससे कि एक तरीका मिल जाए उन दुश्मनों को रोकने का, क्योंकि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो हमारा नेशन तबाह हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं दादी माँ भी गुस्से में आ जाती है। वो पेपे से कहती है कि बेवकूफ, ये नहीं बताना था। वहीं बात उनसे कहने लगती है कि हमारा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हारी कंट्री को नुकसान पहुंचाने का। वैसे तुम्हें लग ही रहा होगा कि हम लोग बुरे लोग हैं, तो हमारा कोई ना कोई इरादा तो होगा ही। सही बताएं तो बस हमारा नेशन शांति चाहता है, भले ही हमारा नेशन कितना भी बुरा हो। और अगर उन बारबेरियंस की बात करें तो अगर तुम्हारा नेशन हार जाएगा तो उसके बाद वो बारबेरियंस हमारे नेशन पर हमला करने आएंगे, तो इसलिए ये मैटर हमारे लिए भी नुकसान वाला है। जिस पर दादी माँ कहती है कि क्या तुम फिर हमारी मदद करना चाहोगे। जिस पर ईरा कहते हैं हाँ, तुम लोग दोस्त हो तो हम मदद जरूर करेंगे। तो दादी माँ कहती है ठीक है, पर बदले में तुम क्या लोगे। तो आतो कहती है बदले में हम ड्रैगन वेन माइन लेंगे। जो सुनकर दादी माँ उदास हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें स्टार्टिंग से वही चाहिए। तो आतो कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ज्वाइंट कंट्रोल कर सकते हैं,
है, यानी कि कब्जा तुम्हारा भी रहेगा और हमारा भी रहेगा उस माइन के ऊपर। हमें बस ये हक चाहिए कि वहाँ के मानव को हम लोग एक एलिमेंट में बदल सकें। तो दादी माँ कहती है कि एलिमेंट में बनाने में तो एक टेक्नोलॉजी लगेगी और वो टेक्नोलॉजी के लिए 10 साल लग जाएंगे, पर लगता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च कर ली होगी। चलो ठीक है, वैसे मैं पेपे की बात करती हूँ। पेपे हमसे में से काफी बड़ा पागल है, पर फिर भी पेपे हमारे नेशन का फ्यूचर है। ये हमारे नेशन को लीड करेगा क्योंकि ये स्टाफ होल्डर में से एक है। तो इसलिए पेपे तुम डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। तो पेपे कहता है कि मैंने तो शुरू से ही कहा था कि मुझे इन लोगों के साथ दोस्ती करनी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अभी सी नेगोशिएशन के बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं। एमले अब बताती है कि हम लोगों ने ये एग्री कर लिया है कि हम लोग प्रोविजंस और टॉयज को बेचेंगे उस नेशन में। बदले में हम लोग डेली का सामान और मेटल गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे। जोसन का दादाजी कहते हैं कि अच्छा रहेगा अगर हम लोग उनसे ये इम्पोर्ट करवाएंगे तो, क्योंकि इतने समय से हमारे राजा को वो सब बनाना पड़ता था। जिस पर आतो कहती है कि हाँ, हमारा सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हम लोग को ड्रैगन वेन माइन मिल गई। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, ऐसा पेपे की गलती की वजह से हुआ है या फिर कहीं वो उनकी चाल तो नहीं। तो अबीरा भी सोचने लगता है कि हाँ, अगर पेपे गलती से बातों को निकालता नहीं तो हमारी नेगोशिएशन काफी देर बाद होती, फिर हम लोग उनकी मदद नहीं कर पाते। कहीं पेपे ने जानबूझ के बात इसलिए तो नहीं बताई क्योंकि वो कुछ और प्लानिंग कर रहा है। ईरा इतना सोच ही रहा था, पर तभी वो कहता है कि चलो पेपे के बारे में बाद में सोचेंगे। तो आतो कहती है ठीक है, चलो अब हमारी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं जो कि हम लोग उनके साथ रखेंगे फ्यूचर रिलेशंस के लिए। जो सुनकर अब कार्या कहती है कि वैसे उनकी कंट्री है कैसी। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता। दादाजी अब कहते हैं कि हाँ, अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन बनाने हैं तो हमें उस कंट्री के वैल्यूज के और कस्टम्स के बारे में और जानना होगा। तो आतो कहती हाँ, ऐसा करने के लिए हमें उस कंट्री को पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा। पर अगर देखे यानी कि फोन गाउन का जो कैपिटल है क्रिसेंट मून, वो अभी काफी दूर है, तो इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लगेगा। तो ईरा कहता है हाँ, वो हम बाद में करेंगे, हमें पहले ड्रैगन टन को प्रायोरिटाइज करना होगा क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। जिस पर दादाजी भी कहते हैं कि हाँ, हम लोग को एक फॉर्मल रीजन की जरूरत है जिससे कि हम लोग दूसरे नेशन में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। पर वो रीजन होगा क्या? तभी मारिया कहती है कि वो रीजन ये होगा कि हम लोग वहाँ पर खेलने जा रहे हैं। जिस पर कार्या कहती है कि हाँ, पेपे भी तो खेलने के लिए यहाँ आता है। ये सुनकर ईरा भी कहता है हाँ, एक फॉर्मल इंटेलिजेंस भेजने से पहले हम लोग कुछ लोगों को भेज देंगे। तभी दादाजी कहते हैं कि क्या तो फिर मैं जाऊँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट काम है। तो ईरा कहता है नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो तो मैं नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम हमारे मैजिक के मिनिस्टर हो। जो सुनकर दादाजी कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर जिया और एमले भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो लोग डोमेस्टिक अफेयर के मिनिस्टर्स हैं। हमें किसी ऐसे पर्सन को भेजना होगा जिनके पास कोई पोस्ट नहीं है। हमें ऐसे लोगों को भेजना होगा जिन पर हम विश्वास कर सके। ये सुनकर कार्या और मारिया कहती है कि हम लोग जाएंगे, हम लोग बिल्कुल सही रहेंगे। तो ईरा कहता है कि लेकिन तुम लोग जाओगे तो तुम्हारे लिए वहाँ खतरा होएगा। जिस पर अब दादाजी कहने लगते हैं कि ये दोनों ही लीडरशिप के कैंडिडेट्स हैं तो इनकी कोई ज्यादा बड़ी पोस्ट है भी नहीं, और अगर ये लोग वहाँ जाएंगे तो इन लोगों को काफी एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जिस पर आतो कहती है कि नहीं, इनकी जगह मैं जाऊंगी क्योंकि हमारे राजा को ये चिंता है कि कहीं ये लोग किडनैप ना हो जाए। तो दादाजी कहते हैं कि लेकिन तुम तो राजा की सबसे ज्यादा ट्रस्ट वाली पर्सन हो, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर आतो अब काफी ज्यादा शर्मा जाती है कि वो ईरा की सबसे ट्रस्टेड पर्सन है। वो भी कहने लगती है कि हाँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। तभी कार्या और मारिया ईरा के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमसे कहा था कि हम लोग फ्री हैं, हम आपके काम आना चाहते हैं, भले ही हम लोग को रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। वहीं मारिया ईरा को पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज हमें जाने दो। वो इतने प्यार से कह रहे होते हैं तो ईरा उन लोगों को मना ही नहीं कर पाता है। वहीं अब ये देखकर आतो काफी गुस्से में आ जाती है कि इन दोनों के क्यूटनेस की वजह से ईरा इन लोग की बात मान गया। वहीं एमले भी ईरा से कहने लगती है कि लेकिन इन दोनों को एक साथ अकेले भेजना थोड़ा सा डेंजरस है। तो ईरा कहता है चिंता मत करो, मैं इनके साथ कुछ गार्ड्स को भेजूंगा। अगले सीन में उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है जहाँ पर ईरा अब जैसे ही बैठता है वो देखता है कि यार तो काफी नाराज है। जिस पर ईरा उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो बिल्कुल वैसा नहीं है। वहीं तो अब उसकी बात मानती नहीं है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे अकेला छोड़ दो और जाकर अपनी हैरम बनाओ। ईरा समझ ही नहीं पाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी कार्या और मारिया ईरा से कहते हैं कि तुम्हें आतो को बता देना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो। तो ईरा भी मान जाता है और अब वो आतो के पास आकर उसके कान में कहता है कि शुक्रिया शुरू से लेकर अब तक मेरा साथ देने के लिए। ऐसा बोलकर अब वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है जो देखकर आतो भी शर्मा जाती है। ईरा उसे कहने लगता है कि जो कुछ भी तुम समझ रही हो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस तरीके से मुझसे नाराज मत हो क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम ही एक हो। ये सुनकर तो आतो अब और भी ज्यादा शर्मा जाती है। वो अब ये इमेजिन करने लगती है कि क्या फ्यूचर में वो दोनों कभी डेट पर जाएंगे जहाँ ईरा उसे रिंग देकर प्रपोज करेगा और उसके बाद उससे शादी भी कर लेगा और इसी के साथ वो लोग अपनी खुशहाल जिंदगी फिर बाद में एंजॉय करेंगे। ये सब कुछ अब सोचने के बाद अब आतो कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है। अगले सीन में वो लोग अब क्लिनिक में आ जाती है। ईरा बताता है कि यहीं पर ही सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है।
हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। ये सुनकर वो कहते हैं कि लेकिन हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो ईरा कहता है कि क्योंकि तुम लोग के बॉडी गार्ड्स यहाँ पर हैं। जो सुनकर आतो कहती है कि कहीं वही तो बॉडी गार्ड्स नहीं है जो कि मैं सोच रही हूँ। तो ईरा कहता है कि हाँ वही है, ऐसी यूनिट जिनको मैंने सिर्फ थोड़े समय पहले ही बनाया है। वो लोग अब अंदर जाते हैं और उन्हें यूनिट से मिलते हैं। हम देखते हैं कि ये तो 3 लोग हैं जिन्होंने क्रो वाला मास्क पहन रखा है। हम देखते हैं कि वो लोग तो ईरा को देखकर अब पागल हो जाते हैं और अब वो काफी खुश होकर ईरा से कहते हैं कि आप हमें जो भी हुक्म दोगे हम उसे पूरा करेंगे। उन्हें देखकर आतो कहती है कि ये काफी एक्साइटेड लग रहे हैं इस काम के लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे क्योंकि उनके पास ऐसी ही एबिलिटीज हैं। तो कार्या और मारिया पूछने लगती है कि आखिर ये है कौन? तो ईरा बताता है कि ये मेडिक्स हैं। ये इंजुरीज और डिजीज को ठीक करने के साथ साथ लड़ते भी हैं, ये तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। आतो भी अब उन तीनों से कहती है कि तुम लोग को इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये लोग ड्रैगन टन में जाने वाले हैं और वहाँ की कल्चर और करंट स्टेट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। वहीं वो लोग अब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कल्चर ये तो बिल्कुल एक इंसानों वाला तरीका है, काफी मजा आएगा इसे करने में, हम जरूर इस मिशन को पूरा करेंगे और इंसानों की तरह ही बिहेव करेंगे। उन्हें इतना एक्साइटेड देखकर ईरा कहता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं इनका राजा लगूं। ईरा उनसे कहता है कि अभी ये काफी जल्दी है पर फिर भी मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दे रहा हूँ। रिवॉर्ड में मैं तुम लोग को इंसानी नाम देने वाला हूँ। ईरा उनका नाम देता है इचिरो, जीरो और साबुरो। ये नाम सुनने के बाद वो लोग अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ईरा अब ये सोचता है कि ये लोग काफी ज्यादा ऑब्सेस हैं इंसान बनने के लिए, तो अगर मैं इन्हें इस तरीके से नाम दूंगा तो ये काफी खुश होकर काम करेंगे। देखो क्योंकि ये तीनों एक जैसे दिखते हैं मैं तो इन्हें कौवा ही बुलाने वाला हूँ। अगले सीन में हमें अब ड्रैगन टन टाउन को दिखाया जाता है जहाँ की मेयर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे काफी काम करना पड़ रहा है। उसका ये प्लान था कि वो फ्री होकर बस अपनी एक फैमिली चलाना चाहती है, पर अब क्योंकि ये लोग माइनोग्रा के दोस्त बन चुके हैं इसलिए उसे और भी काम करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की मेयर को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आती है। उसे देखकर वो मेयर अपना चेहरा ठीक कर लेती है और जल्दी से एक सुंदर एल्फ बन जाती है। जिसके बाद वो लड़की अब कहने लगती है कि आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। तो मेयर कहती है कि क्या उनके पास अपॉइंटमेंट है? तो वो कहती है नहीं। ये सुनकर मेयर कहती है कि तो फिर उन्हें यहाँ से भेज दो, मुझे इस तरीके से परेशान मत करो। जिस पर अब वो लड़की कहती है कि लेकिन वो लोग माइनोग्रा के हैं। जो सुनकर मेयर डर जाती है और कहती है कि तो फिर मुझे ये बताना चाहिए था ना। अगले सीन में वो लोग कार्या और मारिया से काफी प्यारे तरीके से मिलती है। वो ये बताती है कि उसका नाम एंथेलिस है। वहीं पर अब वो मेयर उन तीनों कौवे का ऑरा सेंस कर पा रही होती है जो कि काफी डार्क है। वो देखकर वो डर जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार वो स्टाफ होल्डर्स ऐसे लोगों के साथ फोर्सेस क्यों बनाना चाह रहे हैं। मैंने सुना है कि माइनोग्रा के अंदर डार्क एल्फ रहने के लिए आए हैं सिटीजन्स के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये दोनों लड़कियां हैं कैसी और ये तीनों कौवे कैसे हैं। तभी मेरे को याद आता है कि दादी माँ ने बताया था कि 2 जुड़वा लड़की हैं जो कि माइनोग्रा में रहती है और किंग उन्हें पर्सनली एजुकेट कर रहे हैं जिससे कि वो फ्यूचर लीडर बन सके। वो याद करके वो काफी डर जाती है और कहती है कि इन दोनों लड़कियों की पोस्ट तो कुछ ज्यादा ही कमाल की है, मुझे इन लोग को अच्छे से संभालना होगा, इनके साथ अच्छे से बात करनी होगी नहीं तो वॉर शुरू हो जाएगी। वो अब उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो वैसे। तो वो कौवा बताता है कि हम लोग तो बस मास्टर पेपे की इनविटेशन को देख कर आए हैं, हम बस यहाँ पर खेलने आए हैं, हम वैसे स्टूडेंट्स भी हैं, हम दूसरे नेशन की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं इसलिए यहाँ आए हैं। तुम कह सकती हो कि ये एक पहला कदम है जिससे कि फ्यूचर में हमारे बीच के संबंध एकदम स्मूथ रहे। ये दोनों लड़कियां भी यहाँ पर सीखने आई है तो इनसे ऑफिशियल बात मत करना। जो सुनकर मेयर कहती है कि ओ इसका मतलब तो तुम कोई भी नेगोशिएशन नहीं करने आए हो। जिस पर वो कहते हैं नहीं, हम तो बस यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आए हैं। तो मेयर भी कहती है ठीक है चलो आओ मैं आकर तुम्हें हमारा शहर दिखाती हूँ, मुझे यहाँ का सारा एरिया पता है। ऐसा बोलकर अब मेयर सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने मुझे काम ना करने का मौका मिल जाएगा और इन्हें मैं एक अच्छा इंप्रेशन भी दूंगी जिससे कि हमारे बीच के संबंध अच्छे रहे। जिसके बाद वो मेयर उन्हें शहर के नज़ारे दिखाने लगती है। वो वहाँ पर अलग अलग उन्हें सामान दिखाती है। वो लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी चीज को ईरा भी देख रहा होता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है कि सब कुछ सही चल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और अब मेयर उन लोग को सब कुछ दिखाकर वहाँ से चली जाती है। वो लोग भी अब सोचने लगते हैं कि मेयर काफी अच्छी पर्सन है। अगले सीन में रात में बैठकर वो लोग आज के इन्वेस्टिगेशन का रिव्यू करते हैं। वो लोग अब याद करते हैं कि उन लोगों ने शहर में देखा था कि काफी सारे लोगों के पास खाना नहीं है। उन लोगों को बाहर के दुश्मन डरावने भी लगते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला है। हम लोग अब देखते हैं कि मारिया ने उस कौवे से एक चीज खरीदने के लिए कही थी और वो चीज एक पॉपुलर ग्रास है, उसके ऊपर नट्स भी हैं। कार्या बताती है कि इस प्लांट से पावरफुल ओफेरियाज और हेलुसिनेशन होते हैं। ज्यादातर हर नेशंस के अंदर इसे बैन कर रखा है यूज करने से या फिर इसे प्रोड्यूस
करने से भी। कार्या कहने लगती है कि हमें जो ये मिला है ये काफी अच्छी कंडीशन में है, जंगली प्लांट होने के बावजूद भी इसके ऊपर कीड़े नहीं लगे हैं, देखकर लगता है कि इसे किसी ने उगाया है। जिस पर वो कौवे कहने लगते हैं कि और मार्केट में ये खुलेआम बिक रहे हैं, ये तो काफी खतरनाक बिजनेस है। अगले सीन में अगली सुबह वो लोग अब ड्रैगन वेन माइन में आ जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि ये चीज तो काफी ठंडी होती है और ये सोइल के साथ अटैच है। वो लोग इन्हें देखकर कहते हैं कि ये तो काफी खूबसूरत लग रहे हैं। वो सब देखकर कार्या और मारिया को अपनी मदर की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस दुनिया के अंदर काफी खूबसूरत चीजें हैं और जगह हैं। वो याद करके वो लोग अब सोचने लगते हैं कि मदर ने सही कहा था। तो अभी अब वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि पोपिल ग्रास को भी यहीं उगाया जाता है। वो बंदा अब कहता है कि दखल अंदाजी देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर इस सिटी के अंदर मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, मेरा नाम वेस्टा है। जो सुनकर कार्या कहती है कि तो फिर तुम्हें हमसे क्या काम है। तो वो कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ, तो मैं आपसे एक बिजनेस की बात करना चाहता हूँ। मैंने सुना कि हमारा ये नेशन तुम्हारे नेशन के साथ ज्वाइंट होने वाला है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर पोपिल ग्रास कल्टीवेट करना चाहोगे। ये सुनकर कार्या पूछती है कि इससे हमारे नेशन का क्या फायदा है। तो वेस्टा कहता है कि पोपिल ग्रास काफी हाई प्राइस पर बिकते हैं, तो मैं उन्हें पैसों का आधा पोर्शन मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए और भी अच्छे ऑफर डिसाइड कर रखे हैं, पर ये एक अच्छी जगह नहीं है उन ऑफर के बारे में बात करने की। सूरज ढलने के बाद यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें डिटेल में ऑफर बता दूंगा। ऐसे बोलकर वो उन्हें कागज भी दे देता है और कहता है कि तुम लोग के साथ काम करने में काफी मजा आएगा। अभी जो मेयर है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, उसके साथ काम करना काफी डिफिकल्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे किंग को भी ये ऑफर काफी पसंद आएगा। ऐसा बोलकर वो बंदा वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कार्या और मारिया उसी ऑफर को काफी गुस्से से देख रहे थे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब उन लोग के जाने का यहाँ से समय हो चुका है। वो लोग अब मेयर का शुक्रिया करते हैं इतने समय से उनका ख्याल रखने के लिए। वो से कहते हैं कि हम लोग ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो हमसे पूछ लेना मदद। तो मेयर कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपने किंग के सामने बताना कि मेयर यानी कि मैं काफी कमाल की हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि हम ऐसा जरूर करेंगे। तभी वहाँ पर वेस्टा आ जाता है अपने साथियों को लेकर। उसे देखकर मेयर कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ पर आने के लिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे तो स्टाफ ने परमिशन दी है। ऐसा बोलकर अब वो कार्या और मारिया से अपने ऑफर के लिए आंसर मांगने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग आंसर देने आए नहीं तो मैं खुद ही आ गया। ये सुनकर मेयर अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि इन दोनों बच्चों ने मेरे पीठ पीछे वेस्टा के साथ डील बना ली। ये तो काफी बुरा है, क्योंकि ये जो वेस्टा है ये काफी बेकार पर्सन है। अगर ये लोग आपस में डील कर लेंगे तो ये शहर पूरा तबाह हो जाएगा। वहीं कार्या अब वेस्टा से कहने लगती है कि हम तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कभी काम नहीं करना चाहेंगे। हमें लगा कि तुम ये बात समझ जाओगे, इसलिए हम लोग आए ही नहीं। ये सुनकर वेस्टा अब तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। जिस पर कार्या अब मेयर से पूछती है कि क्या हम लोग इनसे लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बिना परमिशन के कुछ करेंगे तो वॉर शुरू हो सकती है ना। तो मेयर कहती है नहीं, तुम्हें इन लोगों के साथ जैसा करना है तुम कर सकते हो। वैसे भी ये लोग हमारे सिटी में काफी ज्यादा तबाही वैसे ही मचाते रहते हैं। ये सुनकर वो कौवे अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वेस्टा एक इंजेक्शन बाहर निकाल लेता है। उसे देखकर मारिया पूछती है कि ये क्या है। तो कार्या कहती है कि शायद से ये पोपिल ग्रास के एक्सट्रैक्ट का कॉन्सेंट्रेट है। एक इंजेक्शन ही एक पर्सन को इसकी आदत डलवा देगा। तुम ऐसे कह सकते हो कि ये एक तरीके से नशा है। कार्या अब वेस्टा से कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या कर रहे हो। अगर तुमने हमें हाथ लगाया तो तुम माइनोग्रा को अपना दुश्मन बना लोगे। जिस पर वेस्टा कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें एक इंजेक्शन लगाने के बाद तुम लोग मेरे कमांड्स मानोगे। इसके बाद तुम्हारा राजा, जो कि एक पीडोफाइल है, यानी कि जिसे छोटे बच्चे पसंद होते हैं वैसे तरीके से, तो वो अभी मेरी बात मानने लगेगा। ये सुनकर वो लोग अब गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद वेस्टा अपने साथियों को उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। वो अब साइड हट ही रहा था, पर तभी अचानक से उसके साथियों का वेपन अब सामने आकर उड़ता है और अब जैसे वो अपने साथियों को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ अब ईरा को दिखाया जाता है। वह सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो कौवा वाली यूनिट इस दुनिया के अंदर इतनी काम आएगी। तभी वहाँ पर एमले आ जाती है। वो कहती है कि मुझे ये बताओ कि आपने उन मेडिक्स को गार्ड के तौर पर क्यों भेजा। आप लोगों को वॉरियर्स को भेजना चाहिए था। तो आप तो कहती है कि वो कौवे इंसानों से काफी प्यार करते हैं और डेमी ह्यूमंस और उनसे रिलेटेड वाले लोगों को भी, इसलिए ही उन लोगों के पास एक काफी यूनिक एबिलिटी है। वो लोग इंसानों को हील करने में और उन लोगों को मारने में काफी माहिर हैं। वो इंसानों से काफी प्यार करते हैं। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा इस चीज का भी है कि वो कभी इंसान नहीं बन सकते हैं। वो इंसान बनना चाहते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। ये सुनकर तो एमले भी डर जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन कौवे ने तो वेस्टो के साथियों की पूरी खाल तो उखाड़ दी है और उन लोगों की खाल को उन लोगों ने खुद ही पहन लिया है। ऐसे करके वो अब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग इंसान बन पाएंगे ऐसे करके। ये सब कुछ अब देखने के बाद तो मेयर भी काफी डर जाती है। वहीं पर अब कार्या वेस्टा से काफी गुस्सा है। वो उसे कहती है कि तुमने हमारे राजा को इंसल्ट किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे राजा ने हमें सिखाया है कि बुरे लोग
कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी फ्रीडम और हमारे किंग के अप्रूवल के साथ कौवो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इन्हें मार दो। ये सुनकर अब वो कौवे उस वेस्टा को मार देते हैं और उसकी भी खाल पहन लेते हैं। ये सब करके वो लोग पूरा कमरा ही गंदा कर देती है, जो देखकर कारिया अब मेयर से कहती है कि माफ करना, आपका रूम खराब करने के लिए आपके कपड़े भी गंदे हो गए, हम इसका भुगतान कर देंगे। तो मेयर कहती है कोई बात नहीं। ऐसा करके अब मेयर कुछ ज्यादा ही डर जाती है इन लोगों से। अगले सीन में अब बातों को दिखाया जाता है जो कि ईरा को डांट रही होती है। वो उसे कहने लगती है कि आखिरकार तुमने इन दोनों बहनों को इतनी ज्यादा फ्रीडम क्यों दे रखी है। आप इन लोगों को देख भी रहे थे और आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने उन क्रोस को ऑर्डर दिया उन लोगों को मारने के लिए। आपके पास काफी समय था टेलीपैथी के जरिए इन लोगों को वार्निंग देने का, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो ईरा कहता है कि मैं इन लोगों को डांटना नहीं चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि ये लोग मुझे हेट करे डांटने के लिए, थोड़ा सा बुरा इंप्रेशन पड़ता ना। ये सुनकर आतो और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या आप इन लोगों के फादर हो, ऐसे तरीके के फादर जो कि अपने बच्चे को डांटना नहीं चाहते हो जिससे कि उनकी नजरों में आप अच्छे बने रहो। तो गुस्से में उन कौवों से भी कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुम लोगों ने मेरे के सामने एक इंसानी स्किन को पहन लिया, जिस पर वो भी कहते हैं हाँ, हम लोग इंसान बनने के अब एक और स्टेप क्लोज आ चुके हैं। ये सुनकर तो फिर से गुस्सा हो जाती है और उन सभी लोगों को एक लाइन में बिठा देती है और अब वो उन लोगों को अपनी गलती सुधारने के लिए 500 शब्दों का ऐसे लिखने के लिए कहती है। तो अब उन लोगों को भी ऐसा करना पड़ता है। सभी लोग अपना ऐसे लिख देते हैं, जिसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है जहां पर वो लोग अब ड्रैगन टन के बारे में बात करेंगे। पर अब आतो देखती है कि ईरा तो उन दोनों बहनों के साथ खेल रहा है, उन्हें कैंडी दे रहा है, जो देखकर आतो फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम लोगों ने जो गलती करी है तुम लोग को उसका पछतावा नहीं है। आतो को इतना गुस्सा देखकर बाकी सभी लोग उसे शांत होने के लिए कहते हैं। दादाजी कहने लगते हैं कि हमारी गलती है, हमें इन बहनों को अच्छे से एजुकेशन देना चाहिए था। और यहाँ तो भी अब माफी मांगती है और कहती है कि हाँ, मैं फालतू में ही गुस्सा हो रही हूँ, अभी के लिए हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। तो दादाजी भी कहते हैं ठीक है और अब वो उन दोनों बहनों से कहते हैं कि जो कुछ भी तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी है और ये रिपोर्ट दी है, क्या ये सही है। तो अब कारिया कहती है कि हाँ, किंग ने भी ये रिपोर्ट पढ़ ली है, ये रिपोर्ट सही है। जो सुनकर दादाजी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो जो सिटी है वो काफी अनसेटल है, उन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, आगे चलकर उन लोगों को काफी बड़ी डिस्टर्बेंस मिल सकती है। तो तो कहती है हाँ, ऊपर से बाहर से उन लोगों के ऊपर बारबेरियंस भी हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके ऊपर गॉब्लिन्स, ऑर्क और हिल जाइंट्स हमला करते हैं। गॉब्लिन्स और ऑर्क से लड़ना इतना मुश्किल नहीं है, पर हिल जाइंट से लड़ने में काफी दिक्कत आती है। वो अचानक से सिटी के पास आ जाते हैं और हर दिन ही उनके नंबर्स काफी बढ़ जाते हैं। पर वो अचानक से कैसे आ जाते हैं, तो दादाजी कहते हैं कि शायद से उनकी कोई इम्पेयर्ड एबिलिटी होगी, जिससे कि वो लोग दुश्मनों को डिटेक्ट कर पाते होंगे। बीस्टमैन के पास जो सेंसेस होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, इसलिए वो दुश्मनों को आते हुए काफी जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं। ये सब सुनकर अब जिया कहता है कि अगर कुछ भी नहीं किया गया तो ड्रैगन टन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें एक काफी बड़ी फोर्स को वहाँ पर जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए। ये सुनकर एमले कहती है कि जिया का कहना सही है, पर मुझे लगता कि हमें इस तरीके से अपनी फोर्स को स्प्लिट करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो वॉरियर्स है वो फार्मिंग करते हैं और अगर हम लोगों ने उन्हें ही भेज दिया तो जो कितनी भी खेती है और कंस्ट्रक्शन का काम है वो रुक जाएगा। जो सुनकर जिया कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग अपने ज्यादातर वॉरियर्स को ही भेज दें। तभी आतो कहती है कि वैसे मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि हाँ, ये बेहतर रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है जिससे कि तुम लोगों की स्किल्स को चुरा सकती हो। जिस पर आतो कहती है हाँ, वहाँ जाकर मैं शायद से कुछ काम की स्किल्स को चुरा पाऊंगी, है ना ईरा। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। वहीं अब दादाजी भी कहने लगते हैं कि मैं भी जाऊंगा। तो आतो भी कहती है हाँ, तुम काफी काम आओगे क्योंकि तुम नेगोशिएशन और कोऑर्डिनेशन करने में मदद करोगे, पर मुझे लगता है कि हमें और भी लोगों की जरूरत है। जिस पर दादाजी कहते हैं कि मैं अपने साथ मेरे स्टूडेंट्स को ले चलूंगा। मेरे स्टूडेंट काफी कमाल के हैं, वो अपने मैजिक का यूज करके गॉब्लिन्स को आराम से हरा देंगे। जिस बात पर अब जिया कहता है कि ठीक है, फिर हमारे वॉरियर्स अब नेशनल डिफेंस पर फोकस करेंगे। जिस पर एमले कहती है कि लेकिन अभी भी हमारा जो डिफेंस है वो काफी कमजोर सा है, क्योंकि तो ही सबसे पावरफुल है और अगर वो चली जाएगी तो यहाँ पर खतरा हो जाएगा। ये सुनकर ईरा कहता है कि उसकी चिंता मत करो, हमारे डिफेंस को ठीक करने के लिए आज मैं हीरो इसला को क्रिएट करूंगा। ये सुनकर सभी लोग ईरा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। इसके बाद अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोगों ने ईसला को समन करने का सामान तैयार कर रखा है। उसे समन करने से पहले ईरा अब आतो से कहता है कि ईसला को समन करने के बाद क्या होगा। जिस पर आतो कहती है कि मुझे भी नहीं पता क्या होगा, वो आपके ऑर्डर्स मानेंगी भी या नहीं, पर अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। वहीं पर अब ईरा तैयार हो जाता है ईसला को समन करने के लिए। वो अब ईसला से मन में कहने लगता है कि अच्छे से समन हो जाना, तो मैं समन करने में काफी मेहनत लग रही है, तो मुझे निराश मत करना। ऐसा करने के बाद अबीरा उसे समन करना शुरू कर देता है।
जिसकी वजह से वहाँ का खाने का सामान अब गायब होने लगता है और अब एक अंडे जैसी चीज से ईसला नीचे आकर गिरती है। सभी लोग घबराए हुए होते हैं कि आखिर ईसला क्या करेगी, पर तभी हम देखते हैं कि ईसला तो काफी लॉयल होती है। वो ईरा के सामने बाव करती है और कहती है कि ये मेरे लिए काफी बड़ी ऑनर की बात है कि आपने मुझे यहाँ समन किया। मैं ईसला जो कि हर तरीके के बग्स को रूल करती हूँ, मैं आपको अच्छे से सर्व करूंगी। ये देखकर अब ईरा खुश हो जाता है और कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुम्हें मैं याद आया? ईसला भी थोड़ा सोचती है और कहती है कि हाँ याद आया, आप तो किंग ईरा हो। जिसके बाद आतो भी अब ईसला के सामने आ जाती है और कहती है कि जब तुमने कहा था कि तुम ईरा को एकदम अच्छे से सर्व करोगी तो क्या तुम श्योर थी? पर ईसला अब आतो को देखकर काफी खुश हो जाती है। वह उसके सर को सहलाने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो हमेशा की तरह ही काफी क्यूट हो। वह उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं ईरा को एकदम अच्छे से सर्व करूंगी, बिल्कुल पहले की ही तरह। ये सुनकर ईरा कहता है कि क्या इसका मतलब मैं तुम्हें याद हूँ? तो ईसला कहती है हाँ, तुम ही तो वो पर्सन थे जो कि मेरी ताकत को पूरी तरह निकाल पाए थे, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। और आतो तुम हमेशा किंग की फेवरेट रहती थी। इसके बाद अभी ईसला ईरा से पूछती है कि क्या तुम मुझे करंट सिचुएशन के बारे में बता सकते हो कि आखिर क्या क्या चल रहा है? तो ईरा कहते हैं हाँ, पहले इसमें चलकर बात करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईरा अब उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। ईरा कहता है कि अभी भी काफी सारे काम बचे हुए हैं, पर आतो के बिना मैं काफी सारे कामों को कर भी नहीं पाता। जिस पर आतो कहती है कि मैं आपकी मदद इसलिए कर पाए क्योंकि आप यहाँ पर थे, आप नहीं होते तो मैं तो अपने आप को मार लेती। ऐसा बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं अब ईसला कहती है कि मुझे सिचुएशन समझ आ गई है, मैं जरूर हमारे इस नेशन को प्रोटेक्ट करूंगी। आखिरकार मैं एक डिफेंस हीरो जो हूँ, अब आतो जो कि एक अटैक हीरो है वो जाकर उन बारबेरियंस को हरा देगी। ये सुनकर आतो उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे ही जाना सबसे बेस्ट रहेगा, पर मैं आप लोगों को काफी याद करूंगी। ये सुनकर ईरा भी उदास हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें मिस करूंगा, तुम्हारे बिना मैं यहाँ के लोगों से कैसे बात करूंगा, पर तुम्हारा जाना काफी जरूरी है। ऐसा बोलकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में अब आतो के जाने का समय हो चुका है और अब आतो रोते हुए कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस जल्दी आऊंगी। जिस पर ईरा भी कहता है कि हाँ मैं वेट करूंगा। इसके बाद अब आतो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से आतो के जाने के बाद ईसला कहती है कि अब चलो मेरी बारी है काम करने की यहाँ। अगले सीन में अब ईरा को दिखाया जाता है जैसे दिन में भी नींद आ रही होती है, पर ईसला उसे सोने नहीं दे रही होती है। वो कहती है कि अभी सूरज सर पर है, तुम इस तरीके से सो नहीं सकते हो, तुम रात में सोना, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। तो ईरा को भी अब जागना पड़ता है। इसके बाद अब ईसला कहती है कि क्या मैं कारिया और मारिया को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ के एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये लोग मुझे एक गाइड दे देंगे। तो ईरा कहता है कि हाँ ले जाओ। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब एमले वहाँ पर आ जाती है ईरा को रिपोर्ट देने के लिए। वहीं ईरा काफी नर्वस है क्योंकि उसने अभी तक आतो के बिना किसी से बात नहीं करी थी। तो अब जैसे तैसे करके उससे ठीक ठाक बात करने लगता है, पर अब उसके बाद जिया भी आ जाता है और अब ये देखकर अब ईरा काफी नर्वस रहता है। अगले सीन में हम कारिया और मारिया को देखते हैं जो कि ईसला को सारे एरिया दिखा रही होती है। तभी वहाँ एमले आ जाती है। वो अब उन्हें बताने लगती है कि जिया ने फिर से हमारे ट्रेनिंग इक्विपमेंट को तोड़ दिया, ऐसे तो हमारा बजट खत्म हो जाएगा, मुझे काफी और काम करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर अब वो ईसला के गले लगकर रोने लगती है। ये देखकर ईसला भी अब उसका सर सहलाने लगती है, जिससे कि एमले अब काफी कंफर्टेबल फील करती है। ईसला अब उसे ये भी कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं जिया को बाद में डांट दूंगी। तो एमले कहती है ठीक है, वैसे जब आप फ्री हो तो मैं आपसे अगली बिल्डिंग के बारे में कुछ एडवाइस मांगूंगी। तो ईसला भी कहती है ठीक है, पूछ लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि कारिया, मारिया और बाकी के सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं जिया तो काफी पावरफुल तरीके से आता है और हमले करके सभी लोग की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। वह उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग काफी कमजोर हो, ऐसे तुम हमारे राज्य को कैसे बचाओगे। ऐसा बोलकर वो और भी गुस्सा करने लगता है, पर तभी ईसला अब उसे कहती है कि जरा अपने आप को शांत करो, तुम्हारी वजह से हमारे इक्विपमेंट खत्म हो रहे हैं। तो जिया भी अब माफी मांगने लगता है और कहता है कि माफ करना, जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता हूँ। तो अब ईसला उसके भी सर को सहलाने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती पता चल गई, वो अच्छी बात है। जिसके बाद अब डिनर का समय हो जाता है। मारिया और कारिया ईसला को लेकर जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अब नीचे बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वो भी लकड़ियों के बर्तन में, पर उन लोगों ने ईसला के लिए खास एक टेबल तैयार कर रखी है और अच्छे वाले बर्तन भी तैयार कर रखे हैं। वो लोग उसे वहाँ बुला रहे होते हैं, पर ईसला कहती है कि तुम लोग का ऑफर अच्छा है, पर मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ सभी लोग के साथ बैठूंगी और सभी लोग की तरह लकड़ियों के बर्तन में खाना खाऊंगी। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे करके तो आपकी काफी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। तो ईसला कहती है नहीं, मैं एक डिफेंस हीरो हूँ, तो इस नेशन को प्रोटेक्ट करने का ये मतलब है इसके सारे लोगों को बचाना। मैं अपनी ड्यूटी को तभी अच्छे से निभा पाऊंगी जब मैं बिल्कुल तुम लोग की तरह बनूंगी। ये सुनकर कारिया और मारिया काफी खुश होती है और वो जाकर अब ईसला के लिए स्पेशल बर्तन बनाती है जिसमें ईसला का चेहरा बना हुआ था। वो उसे कहती है कि ये स्पेशल
प्लेट है जो कि सभी लोग यूज करते हैं, हमने ये तुम्हारे लिए बनाई है। जो सुनकर इसला काफी खुश हो जाती है और वो उन्हें गले लगा लेती है। वो लोग भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग भी गले मिलना चाहते थे काफी देर से। अगले सीन में अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसला अब घूम रही थी, पर अब उसे किसी की रोने की आवाज आती है। उसे पता चलता है कि कारिया और मारिया रो रही हैं। वो उनके पास जाकर पूछती है कि अभी तो सोने का समय हो गया, तुम लोग सोए क्यों नहीं हो? तो वो लोग कहते हैं कि हमें सपना आ रहा है जिसकी वजह से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। सपने में हमें हमारी मोम याद आती है। सपने में जब हम अपनी मोम को देखते हैं तो काफी इंजॉय करते हैं, पर जैसे उठते हैं तब हमें काफी बुरा लगता है क्योंकि हमारी मोम वहाँ होती नहीं है हमें कंफर्टेबल देने के लिए। ये सुनकर इसला कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना आज से मैं तुम लोग के साथ सोऊं, क्योंकि जब तुम लोग उठोगे तब तुम्हारे पास मैं होंगी तुम्हें कंफर्ट देने के लिए। मैं हमेशा तुम दोनों के पास रहूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा बोलकर अब वो उन दोनों को गले लगा लेती है और अब वो दोनों भी काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और अब ऐसे ही वो लोग वहाँ पर सो जाते हैं। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसला अब ईरा से कहती है कि एमले के साथ बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया है और मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ कि हम लोग अगली बिल्डिंग एक इंस्टीट्यूट बनाएं। तो ईरा कहता है कि हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है। जिसके बाद अभी इसला बताती है कि कारिया और मारिया ने कहा था कि वो और भी ज्यादा सीखना चाहती है जिससे कि वो तुम्हारे काम आ सके। ये सुनकर ईरा भी खुश होता है। जिसके बाद अभी इसला पूछती है कि वैसे आतो अभी क्या कर रही है। तो ईरा चेक करता है, उसे पता चलता है कि आतो तो उन बारबेरियंस को काफी आराम से हरा रही है। ये देखकर वो मेयर भी काफी हैरान हो जाती है कि आतो ने तो दुश्मनों को एक ही बारी में खत्म कर दिया। उसे देखकर आतो कहती है कि तुम जाकर आराम करो, यहाँ की चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो। तो मेयर भी डर के चली जाती है। वहीं आतो अब कहने लगती है कि मुझे माइनोग्रा की याद आ रही है। अगले सीन में आतो अब दादाजी के साथ बैठी हुई थी। दादाजी कहने लगते हैं कि मुझे तो लगा था कि यहाँ के लोग हमसे ज्यादा डरेंगे, पर इतना कुछ नहीं है, ये सब कुछ पेपे की वजह से हुआ है। तो अब आतो याद करते हैं कि किस तरीके से पेपे ने उसकी ताकत को देखकर उसे एक ऑक्टोपस बुलाया था। जिसके बाद दादाजी उसे कहते हैं कि इन बारबेरियंस को हराने के बाद तुम्हें नई नई एबिलिटीज मिली होंगी, है ना? जिस पर आतो कहती है हाँ, भले ये बारबेरियंस कमजोर हैं, फिर भी मुझे कमाल की एबिलिटीज मिल गई इनसे। ईरा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होंगे और जब मैं घर जाऊंगी तब वो मेरी और भी तारीफ करेंगे। तभी अचानक से उन लोग को एक हिल जाइंट आता हुआ दिखता है। वो इतनी अचानक से आ जाता है कि वो लोग उसे सेंस ही नहीं कर पाते हैं। दादाजी भी कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मैजिक का यूज नहीं किया गया है। ये सुनकर आतो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अचानक से कैसे आ जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ईरा के पास वापस नहीं जा पाऊंगी। तभी मेयर वहाँ पर आकर बताती है कि एक हिल जाइंट आ रहा है, मैंने सभी आर्चर्स को तैयार कर दिया है। तो आतो कहती है कि चिंता मत करो, इस जाइंट को मैं अकेले ही संभाल लूंगी। ऐसा बोलकर आतो अब अकेले ही चली जाती है। ये देखकर मेरे परेशान हो जाती है। तो दादाजी कहते हैं कि इस तरीके से चिंता मत करो, वो हिल जाइंट आतो के लिए काफी कमजोर हैं। वैसे सही बताऊं तो मुझे भी इस तरीके से खड़े रहने में मजा नहीं आ रहा है, लगता है कि मुझे भी थोड़ी बहुत अपनी मसल हिला लेने चाहिए। ऐसा बोलकर दादाजी भी अपनी पावर का यूज करते हैं और अब वो ग्राउंड में काफी धुआं कर देते हैं। वो धुआं दरअसल ईवल लोगों को यानी कि आतो को काफी पावरफुल बना देगा, पर वो जो जाइंट है उसे काफी दर्द होने लगेगा, वो हिल भी नहीं पा रहा होगा। वहीं आतो और भी पावरफुल हो जाती है और अब वो जाकर हिल जाइंट को एक ही हमले में खत्म कर देती है। पर अब जैसे वो जाइंट खत्म होता है उसकी जगह पर अब सोने के सिक्के नीचे गिर जाते हैं। इसके बारे में अब वो ईरा को ये बताती है। वो कहती है कि उसने दादाजी से भी इसके बारे में पूछा, पर दादाजी ने भी ये पहली बार ही देखा है। ये सुनकर ईरा अब उस सिक्के को अच्छे से देखने लगता है और अब वो देखता है कि उस सिक्के के ऊपर तो एक क्रेस्ट बना हुआ है। ईरा अब याद करने लगता है कि उसने इस क्रेस्ट को कहाँ देखा है। तभी उसे याद आ जाता है। उसे याद आता है कि ये तो उसने एक गेम में देखा था, जिस गेम का नाम था ब्रेव क्वेस्ट एस। तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि सामने की तरफ से तो और भी मॉन्स्टर्स आने लगे हैं। जिसके बाद हम लोग को इन्हीं दुश्मनों के लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि इन्हें लीड कर रहे थे। ईरा भी अब पहचान जाता है और कहता है कि हमारे जो दुश्मन है वो आरपीजी गेम के हैं। अगले सीन में अब सेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ एक शहर में आती है। वो अब देखती है कि यहाँ पर भी इराकिनो यानी कि उसी चुड़ैल ने तबाही मचा रखी है। वो लोग चले रहे थे तभी अचानक से सेंट के सभी सोल्जर्स अब एक ही बारी में ही खत्म हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि उन लोग को मारने वाली वही चुड़ैल होती है यानी कि इराकिनो। वो भी अब सेंट को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। जिस पर अब सेंट उसे देखकर कहती है कि हम तुम्हें ऑलरेडी 17 बार मार चुके हैं, हमारे काफी सारे सोल्जर्स इसी दौरान मारे भी गए हैं, तो आखिरकार तुम मरती क्यों नहीं हो? जिस पर इराकिनो कहती है कि मैं मर तो रही हूँ, तुमने ऑलरेडी कहा ना कि मैं 17 बार मर चुकी हूँ। जिस पर सेंट कहती है कि लेकिन फिर तुम अभी यहाँ पर हो क्यों? तो इराकिनो कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, वैसे तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सेंट, भले ही मैं कैसी दिखती हूँ, मैं भी किसी ताकतवर पर्सन की साइड रहना चाहती हूँ। जिस पर अब सेंट कहती है कि आखिरकार इतने सारे लोगों को मार के तुम अचीव क्या करना चाहती हो?
जिस पर इराकिनो बताती नहीं है, जिस पर सेंट कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो भी मिशन है वो तुम्हारा रेजरेक्शन वाली पावर से रिलेटेड ही कुछ है। ये सुनकर इराकिनो कहती है कि तुम्हारा बहुत हुआ, मरो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने फिर से अनडेड को बाहर निकाल देती है। साथ में वो सेंट के मरे हुए सोल्जर्स को भी अनडेड कर देती है और अब वो सभी एक साथ मिलकर सेंट के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर सेंट के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती है, वो अपनी होली ताकत यूज करती है। इस होली ताकत से वो एक ही बारी में सभी अनडेड को खत्म कर देती है और जाकर अब वो एकदम से इराकिनो को अपनी छड़ी से मार देती है। ये देखकर अब इराकिनो सेंट से कहती है कि तुम तो काफी ताकतवर हो, ये गेम तो सही में काफी हार्ड है। ऐसा बोलकर अब वो खत्म हो जाती है। सेंट भी अब कहने लगती है कि मैंने इराकिनो को अब 18 बार मार दिया है, अब हमारे पास थोड़ा बहुत समय तो बच जाएगा कुछ काम करने का। ऐसा बोलकर सेंट अब भगवान से कहने लगती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। दूसरी तरफ ईरा अब आतो को उन्हें दुश्मनों को देखकर बताता है कि ये जो भी दुश्मन है ये आरपीजी गेम ब्रेव क्वेस्ट्स के लोग हैं। इस गेम में तुम हीरो बनते हो और अपनी पार्टी के साथ एडवेंचर करने जाते हो, फिर तुम फाइनल बॉस यानी कि डीमन लॉर्ड को हराकर दुनिया को बचा लेते हो। ये एक काफी फेमस पीसी वाला आरपीजी गेम था, इसलिए हमारे जो दुश्मन है वो अचानक से ही आ रहे हैं क्योंकि ब्रेव क्वेस्ट्स आर्मी के अंदर कोई भी रैंडम एनकाउंटर्स की वार्निंग थी ही नहीं। ये सुनकर बीसला कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि दूसरे गेम के लोग भी इस दुनिया के अंदर होंगे। तो ईरा कहता है कि मुझे लगा तो था कि ऐसा होगा क्योंकि मुझे पता चला था कि इस दुनिया के अंदर चुड़ैल भी एग्जिस्ट करती है। तो इसला कहते हैं कि लेकिन आपने पहले ब्रेव क्वेस्ट्स को खेल रखा है ना, तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि दुश्मनों को हराया कैसे जाता है। जिस पर ईरा कहता है हाँ मुझे पता है। ईरा अब आतो को ही बता देता है कि इन दुश्मनों को कैसे हराया जाएगा। अगले सीन में हम लोग को अब शायद डीमन लॉर्ड को ही दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स को अब हुक्म दे देते हैं कि जाओ जाकर दुनिया पर कब्जा कर लो। इसके बाद हमें अब उन्हीं दोनों वॉरियर्स को दिखाया जाता है। वो बड़ा सा बंदा जिसका नाम आइक्स रॉक है वो अपने साथी फ्लेमिन से कहता है कि क्या डीमन लॉर्ड ने कोई ऑर्डर दिए हैं। तो फ्लेमिन कहता है हाँ उन्होंने तो वही ऑर्डर दिए हैं कि दुनिया पर कब्जा करना है, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं हम उनको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। ये सुनकर आइक्स रॉक कहता है कि डीमन लॉर्ड तो हम पर काफी विश्वास करते हैं, आखिरकार हम लोग इस दुनिया के अंदर अचानक से समंजो हो गए। यहाँ पर जितने भी ऑर्क और गोब्लिन हैं उन लोगों ने डीमन लॉर्ड की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। जिस पर फ्लेमिन कहता है कि हाँ भले ही ये दूसरी दुनिया क्यों ना हो पर हमारे डीमन लॉर्ड मालिक ही रहेंगे। आइक्स रॉक अब कहने लगता है कि वैसे जिस दुनिया से हम लोग आए हैं उस एम्बिशन का क्या हुआ जो कि हमारा उस दुनिया में था। तो फ्लेमिन कहता है कि वो सबसे अब क्या लेना देना, अभी के लिए हमें सिर्फ डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स को मानना है। जो सुनकर आइक्स रॉक कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी आर्मी से कहता है कि जाओ जाकर हमला कर दो। ये सुनकर सभी ऑर्क और गॉब्लिन हमला करने के लिए चले जाते हैं। तभी फ्लेमिन अब आइक्स रॉक से कहता है कि इन लोग को तुम संभालो, मुझे तो कहीं और जाना है। ये सुनकर आइक्स रॉक कहता है ठीक है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जैसे आइक्स रॉक अब ड्रैगनटन टाउन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था तभी अब वो दादाजी की स्पेल के अंदर फंस जाता है। उस स्पेल की वजह से अब बाकी के जो मॉन्स्टर्स है वो भी हिल नहीं पा रहे होते हैं। ये स्पेल देखकर तो अब आइक्स रॉक भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इतनी बड़ी स्पेल एग्जिस्ट कैसे करती है। इस स्पेल से तो सभी जो ऑर्क और जो गॉब्लिन्स है वो सफर कर रहे हैं पर हम जैसे जो बुरे लोग हैं वो उन्हें ताकत मिल रही है। लगता है कि ये स्पेल बुरे लोगों को ताकतवर बना देती है। ये सुनकर उसका साथी कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्पेल हीरो की है। ये सुनकर आइक्स रॉक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हीरो का नाम मत लो। तभी वहाँ पर आतो आ जाती है और अब उनसे कहती है कि इसका मतलब तुम लोग सही में आरपीजी गेम से आए हो। ऐसा बोल के अब वो आइक्स रॉक के साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। जो देखकर आइक्स रॉक हैरान हो जाता है और वो आतो से कहता है कि तुम कौन हो। आतो भी उसे देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तुम 4 जनरल में से एक हो यानी कि आइक्स रॉक है ना। तो आइक्स रॉक कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो, आखिर तुम कौन हो। तो आतो से कहती है कि मैं 4X स्ट्रेटेजिक गेम यानी कि एटर्नल नेशन से आई हूँ। मैं हमारे ग्रेट किंग ईरा को सर्व करती हूँ। मेरा नाम आतो है और मैं वही पर्सन हूँ जो कि तुम सभी लोगों को खत्म करेगी। अगले सीन में अब ड्रैगनटन टाउन के आर्चर्स को दिखाया जाता है जो कि दूर से दुश्मनों के ऊपर हमला कर रहे थे पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जो देखकर मेरा परेशान हो जाती है और शहर के सभी लोगों को सावधान होने के लिए कह देती है। उसे इतना परेशान देखकर दादाजी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर मेयर कहती है कि लेकिन दुश्मनों की आर्मी काफी ज्यादा है। पर तभी अचानक से वहां पर अब काफी सारे धमाके होने लगते हैं जिससे कि दुश्मन अब खत्म हो रहे होते हैं। जो देखकर मेयर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या है। जिस पर दादाजी कहते हैं कि ये सभी आतो का काम है, वो माइनोग्रा की काफी कमाल की हीरो है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आतो के होते हुए हम लोग हार जाएंगे, वो दुश्मन के जनरल को ही सीधा खत्म कर देगी। ये सुनकर अब मेयर भी देखती है कि किस तरीके से आतो अपनी पावर का यूज कर रही है। जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद अब आतो को दिखाया जाता है जो कि आइक्स रॉक के हमले से बचकर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देती है पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर आतो बाकी के मॉन्स्टर्स को जाकर एक ही बारे में खत्म करने लगती
लगती है और अब वो जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो वापस से सिक्कों में बदल जाते हैं, जो देखकर आतो कहती है कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे ईरा ने प्रिडिक्ट किया था। वो याद करती है कि ईरा ने कहा था कि जो आरपीजीज में बैटल होती है वो स्मॉल नंबर में होती है, पर जो 4x स्ट्रेटेजी गेम होते हैं उनमें कॉम्बैट आर्मी से करने पड़ते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि या तो तुम्हारे सामने कितने भी लोग हो वो तुम्हारे सामने नहीं जीत पाएंगे। वहीं पर आइस रो का बातों से कहता है कि आखिर तुम इंटरफेयर क्यों कर रही हो, तुम हमारी तरह ही बुरी पर्सन हो, तुम्हें डीमन लॉर्ड के सामने झुकना चाहिए और डीमन लॉर्ड की मदद करनी चाहिए दुनिया पर कब्जा करने के लिए। जिस पर अब आतो कहती है कि आखिर तुम इतना क्यों कर रही हो, वैसे भी तुम आरपीजी के बस एक मिड लेवल के बॉस हो, तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी किसी को फर्क नहीं पड़ती है, तुम भूल गए क्या कि किस तरीके से हीरो तुम्हें गेम में कितनी बार मारता रहता है। ये सुनकर आइस रो गुस्से में आ जाता है और अब वो आतो के ऊपर हमला करने लगता है, पर आतो भी अब काफी इजीली से उसके अटैक को रोक रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं डीमन लॉर्ड को सर्व नहीं करूंगी क्योंकि मेरे सिर्फ एक ही राजा है और वो है ईरा। आओ तुम्हें मेरे ऊपर जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना है करो। हम लोग अब देखते हैं कि आइस रॉक भी अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने लगता है, जिसकी वजह से काफी सारी आइस निकलती है। इस वजह से अब आतो के पैर भी जम जाते हैं और अब वहां से हिल नहीं पा रही होती है, जिसके बाद आइस रॉक अब आतो के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला भी आतो को लग जाता है, जिस कारण से आतो घायल हो जाती है। घायल होकर आतो अब नीचे गिर जाती है। ये देखकर आइस रॉक अब उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि कैसा लगा मेरा अटैक। वहीं वापिस से आतो खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि इस अटैक से मैं खत्म हो जाऊंगी। ऐसा बोलकर अब वो काफी गुस्से में अब आइस रॉक के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से आइस रॉक खत्म हो जाता है। इसके बाद अब आतो अपने आप को हील भी कर लेती है, जिसके बाद अब आतो को आइस रॉक की स्किल भी मिल जाती है। स्किल से आतो एक काफी पावरफुल आइस एलिमेंट का अटैक कर सकती है और इस अटैक की गारंटी है कि वो दुश्मन को लगेगा ही लगेगा। ये देखकर आतो हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसे अटैक को यूज करना तो चीटिंग हो जाएगी। जिसके बाद वो ईरा को रिपोर्ट करने लगती है कि वो इस फाइट को जीत गई। वो जैसे ईरा को रिपोर्ट दे रही होती है, पर तभी ईरा भी घबराते हुए रिपोर्ट देता है कि माइनोग्रा के ऊपर अटैक करने के लिए लोग आ चुके हैं। ये सुनकर आतो भी हैरान हो जाती है। हम लोग को अब पता चलता है कि जो फ्लेमिन है वो अब माइनोग्रा के जंगल के पास आ चुका है, जिससे कि वो उन लोग के ऊपर हमला कर सके। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। बाय द वे मैंने इस एनिमे की ना मांगा भी पढ़कर देखी है और इस एनिमे में जितनी भी आगे चीजें होने वाली है वो काफी कमाल की होने वाली है। आई डोंट नो कि वो सारी चीजों को ये लोग सीजन 1 में दिखाएंगे या फिर नहीं, पर अगर दिखाएंगे तो भाई काफी मजा आएगा। एनीवेज अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।